हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। एंड जो टॉपिक है वो मैंने लिया है असेसमेंट फॉर लर्निंग से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ रेमेडियल टीचिंग। आज हम रेमेडियल टीचिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेमेडियल टीचिंग होती क्या है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, और लास्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज फॉर रेमेडियल टीचिंग। तो हो ही सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो, सो आपको यही करना है कि अपने पेशेंस लेवल को बनाए रखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी दैट इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द इमीडिएट नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड द न्यू वीडियो। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर न्यू वीडियो एंड हम स्टार्ट करेंगे विद सम इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज भी हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ कि जो रेमेडियल टीचिंग है वो होती क्या है। अब मैंने आपके लिए कंटेंट यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि रेमेडियल टीचिंग होती क्या है और किसके लिए हम ये रेमेडियल टीचिंग देते हैं। तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो रेमेडियल टीचिंग एक ऐसी टीचिंग होती है जो हम उन स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी क्लास में थोड़ा जिनका IQ लेवल थोड़ा कम हो, या हम बोल सकते हैं जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो, या हम बोल सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बाकी स्टूडेंट के कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो। ठीक है, अब ये जो बच्चे हैं इनको एक स्पेशल काइंड की टीचिंग की ज़रूरत होती है और उसी स्पेशल काइंड की टीचिंग को हम रेमेडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेमेडियल टीचिंग होती क्या है और हम इसे किन किन स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि रेमेडियल टीचिंग हम उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े वीक होते हैं। अब उनके वीक होने का रीज़न क्या क्या हो सकता है, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ अलग हो, मीन्स उनका IQ लेवल अलग हो सकता है, उनका बैकग्राउंड अलग हो, है ना, उनके स्किल्स अलग हो, उनका इंटरेस्ट अलग हो। तो इन सभी रीज़न की वजह से क्या हो सकता है, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक हो सकती है बाकी स्टूडेंट के कंपैरेटिवली। बट क्योंकि जब भी टीचर एक क्लासरूम में जाता है तो उसका मोटिव होता है कि वो सभी स्टूडेंट को साथ में लेके चले, तो इस टीचिंग में, रेमेडियल टीचिंग में जो हमारा मेन फोकस होगा वो उन स्टूडेंट पे होगा जो कहीं ना कहीं अपने आप को बाकी स्टूडेंट से थोड़ा पीछे बिछड़ा हुआ समझते हैं। तो दैट इज़ रेमेडियल टीचिंग। सो होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेमेडियल टीचिंग होती क्या है और हम इन्हें किन स्टूडेंट के लिए स्पेशली प्रोवाइड करते हैं। फिर मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड की है, इट इज़ गिवन बाय सैमसन एंड उनका कहना था कि रेमेडियल टीचिंग जो होता है वो एक ऐसा अटेम्प्ट होता है जहाँ पे हम उस प्रोसीजर का पता करते हैं कि किस तरह से जो चाइल्ड, जो हमारी क्लास में वो बच्चे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत वीक है, क्या क्या ऐसी उनमें क्या क्या वो गलतियाँ कर रहे हैं और उन गलतियों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं सो दैट कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो पाए। तो दैट इज़ रेमेडियल टीचिंग अकॉर्डिंग टू सैमसन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग कि जो रेमेडियल टीचिंग है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों देते हैं। अगर हम रेमेडियल टीचिंग दे रहे हैं तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों दे रहे हैं हम रेमेडियल टीचिंग, क्या चाहते हैं हम ये करके। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है कि टू सॉल्व द डाउट ऑफ द स्टूडेंट, कि बच्चों के जितने भी डाउट्स है उनको हमें क्लियर करना है। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग। सेकेंड, बच्चों के अंदर हमें कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है। नेक्स्ट, बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है कि बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बच्चों का जो जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, वो डर जाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं, तो उस चीज़ को भी हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो किसका ऑब्जेक्टिव है, रेमेडियल टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। और जो भी उनके अंदर कमियां हैं, ठीक है, तो उन कमियों को दूर करना, ये भी किसका ऑब्जेक्टिव है, ये भी रेमेडियल टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अब हम जब भी वीडियो के लास्ट तक जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह से हम इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज
प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, कि प्रिंसिपल मीन्स रेमेडियल टीचिंग के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेरियस प्रिंसिपल की बात की है, तो आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका प्रिंसिपल है दैट इज टीचिंग प्रिपरेशन। जब भी आपने रेमेडियल टीचिंग करनी है, आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। ओके, इससे पहले ना हम प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल्स पे जाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? कि आपने जब भी रेमेडियल टीचिंग करनी है तो आप किस तरह से रेमेडियल टीचिंग करोगे। सबसे पहले आप बच्चों को क्या करोगे? एनालाइज करोगे। ठीक है, जब आप बच्चों को एनालाइज करोगे तो आप बच्चों को कैसे एनालाइज करोगे? आप देखोगे बच्चों की लर्निंग नीड्स क्या है। ठीक है, क्योंकि हो ही सकता है ना कि बच्चों का स्टैंडर्ड अलग हो। ठीक है, कोई बच्चा 5th स्टैंडर्ड से हो, कोई 10th स्टैंडर्ड से हो, कईयों का बैकग्राउंड कुछ अलग हो, कईयों का बैकग्राउंड कुछ अलग हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों की नीड्स भी अलग अलग होती है। बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़ क्या है कि एक दिन में आप बच्चों को कितना पढ़ा सकते हो, है ना, तो दैट इज लर्निंग एबिलिटीज़ कि कितना सीख सकते हैं बच्चे। लर्निंग स्टाइल कि बच्चे को किस मेथड से ज़्यादा समझ आएगा, दैट इज लर्निंग स्टाइल। दैट इज नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। अगर हम उनको उनके इंटरेस्ट को अपनी पढ़ाई के साथ मिक्स कर देंगे तो उनकी लर्निंग एबिलिटीज़, या हम बोल रहे थे जो उनकी परफॉर्मेंस जो वीक थी वो क्या हो पाएगी, वो इन्हांस हो पाएगी। ठीक है, और ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? पीके टेस्टिंग से कर सकते हैं। जब आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करोगे किसी भी बच्चे की, तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि जो बच्चा है ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है या नहीं है। अगर है तो कितनी नॉलेज है। तो ये जो सारी चीज़ें जो हमने एनालाइज करनी थी, इन सभी के लिए एक बेस्ट मेथड है, आप क्या कर सकते हो? पीके टेस्टिंग कर सकते हो, या बच्चों को सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़ी बहुत ही बातचीत कर सकते हो। मतलब किसी भी तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बच्चों को एनालाइज करना है। तो दैट कम्स अंडर प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग में सबसे जो पहला मेथड आएगा दैट इज दिस, बच्चों को आपने सबसे पहले एनालाइज करना है। अब जब आपने बच्चों को एनालाइज कर लिया, उसके बाद बिफोर क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम में पढ़ाने से पहले आप क्या क्या करोगे। अभी आप क्लासरूम में, अभी आपने सिर्फ बच्चों को ऑब्जर्व किया है ना, एनालाइज किया है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे क्या करोगे? अभी आप क्लासरूम में नहीं गए हो, उससे पहले आप क्या करोगे? क्लासरूम में मतलब मेन टीचिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लोगे कि मैंने बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ाना है कि मैं जब क्लासरूम से बाहर आऊँ तो बच्चों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दैट इज सेटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव। आपने ऑब्जेक्टिव सेट करना है पहले। अडेप्टिंग द करिकुलम, आपने जो भी करिकुलम है ना, वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंगली बनाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत ही उनका मतलब आपने बहुत हाई फाई लेवल का उनका करिकुलम बना लिया, लेकिन बच्चे तो उस चीज़ को ले ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने करिकुलम को भी बनाते समय बच्चों की नीड्स का ध्यान रखना है, बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग द टीचिंग मटेरियल। जब आपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिसाइड कर दिए, तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी भी मटेरियल को पढ़ाओ, किसी भी टॉपिक को पढ़ाओ, तो एक सिस्टमैटिक वे में करवाओ। पहले आप सिंपल चीज़ों को करवाओ और धीरे धीरे आप उनको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाओ। नेक्स्ट इज चूजिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजी। हमेशा हमने यहाँ पे बात किया था कि हमने बच्चों के लर्निंग स्टाइल को भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए आपको टीचिंग स्ट्रैटेजी भी क्या करनी पड़ेगी? चूज करनी पड़ेगी कि आप किस स्टाइल से बच्चों को पढ़ाओगे, किस मेथड से बच्चों को पढ़ाओगे। नेक्स्ट इज, अब जब आपने मेथड्स डिसाइड कर लिया तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि उस मेथड से पढ़ाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो दैट इज कलेक्टिंग द सपोर्टिंग मटेरियल। तो ये जो चीज़ें हैं ये कब करोगे आप? क्लासरूम में जाने से पहले आप ये सारी चीज़ें करोगे। तो हम इसको प्रेपरेशन फेज भी बोल देते हैं। ये जो फेज जो हमने पढ़ा दैट इज आवर प्रेपरेशन फेज। ठीक है, तो अभी तक आपने 2 स्टेप पढ़े हैं। रेमेडियल, जो हमारी रेमेडियल टीचिंग की हमने प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, उसमें अभी तक हमने 2 स्टेप किए हैं। फर्स्ट इज दिस, ठीक है, कि हमने बच्चों को क्या किया? एनालाइज किया। उसके बाद हमने प्रेपरेशन की। ठीक है, कि अब हम क्लासरूम में जब जाएंगे, है ना, तो उससे पहले वाली जो प्रेपरेशन है वो सारी प्रेपरेशन हमने इधर कर ली।
उसके बाद अब हम टीचिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब हम टीचिंग करवाना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो और ग्रुप में भी कर सकते हो। मीन्स जब आपने बच्चों को पढ़ाना है तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे जो बच्चे हैं उनको रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत हो ही हो, ठीक है। तो आप किसी अकेले बच्चे को भी ये मतलब रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस भी बच्चे को आपने पढ़ाया या मान लो जिस भी क्लास को आपने पढ़ाया, फिर आप उनकी क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, मतलब इवैल्यूएशन करोगे। इवैल्यूएशन में आप देखोगे कि क्या जो ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पे सेट किया था, क्या आपका वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है ना। जो टारगेट आपने बनाया था, क्या वो आपका टारगेट अचीव हो पाया कि नहीं हो पाया। अगर तो आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आप बढ़ जाते हो अपने नेक्स्ट के लिए, आप नेक्स्ट टॉपिक लेते हो और उसी मतलब तरीके से आप फिर क्या कर देते हो, वही फिर से ऑब्जेक्टिव बनाते हो, करिकुलम प्लान करते हो, फिर टीचिंग मटेरियल स्ट्रैटेजी, मतलब फिर से वही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के लिए यही सेम प्रोसीजर आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। बट इन केस जब आपने इवेल्युएशन की, ठीक है, इन केस जब आपने इवैल्यूएशन की तो आपने देखा है ना, जब आपने इवैल्यूएशन की तो आपने देखा कि बच्चों को जो आप जो टारगेट आपने सेट किए थे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में, वो बच्चों के ऑब्जर्व मतलब वो बच्चों के अचीव नहीं हो पाए हैं। उसमें अभी भी कोई ना कोई ऑब्स्ट्रैकल्स आ रहे हैं, कोई ना कोई कमियां आ रही हैं, पूरी तरह से वो नहीं ले पा रहे उसको। तो आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे अपनी टीचिंग टेक्निक को, ठीक है। फिर से आप वापस जाओगे और यही जो सेम मेथड है आप फिर से इसको देखोगे, फिर से देखोगे आप कि कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे, फिर से आप बच्चों को एनालाइज करोगे और फिर से आप अपना नया टीचिंग मेथड, स्ट्रेटजीज, टूल्स सब कुछ फिर से द्वारा मतलब रिपीट करोगे और नए वर्जन में लाओगे उसको। फिर आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे, फिर से इवैल्यूएशन करोगे और अब देखोगे कि अब क्या आपका टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए जाओगे और अगर अभी भी नहीं हुआ है तो फिर से वापस जाओगे और फिर से यही सेम प्रोसीजर रिपीट करोगे। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। इस तरह से रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। जब आप एग्जाम में जाओ, रेदर देन राइटिंग इन वर्ड्स और पैराग्राफ, यू कैन मेक दिस फ्लो चार्ट। दिस इज आई फाउंड दिस चार्ट वेरी 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 यूजफुल। सो इसीलिए मैंने डायरेक्ट बुक से ही आपके लिए ले आई हूँ मैं इसको। ओके, तो अब हमने यहाँ पे अपना एक टॉपिक छोड़ा था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस समझ आ गई है तो अब आपको ये पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं समझ आ जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग की, तो दैट इज टीचिंग प्रेपरेशन। टीचिंग प्रेपरेशन में आप लिखोगे कि जब भी आप क्लासरूम में जाओगे, जब भी आपने लेसन प्लान बनाना है, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी क्लास में डाइवर्स टाइप के लर्नर्स हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा उन डाइवर्स लर्नर को ध्यान में रख के ही अपना लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिवाइस वेरियस लर्निंग एबिलिटीज, ठीक है, एक्टिविटी सॉरी। यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे जब भी आप बच्चों को कोई भी एक्टिविटी असाइन कर रहे हो ना, कोई भी चीज़ आप उन्हें करने को दे रहे हो, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आप बच्चों को सिंपल एक्टिविटीज़ दोगे, फिर आप बच्चों को क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ दोगे। क्योंकि अगर बच्चा सिंपल एक्टिविटीज़ को कर पाएगा तभी वो कॉम्प्लेक्स को कर पाएगा। अगर आप उसको एकदम से ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ दे दोगे तो ना तो वो ये कर पाएगा, ऊपर से उसका कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग में हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि हम जब भी बच्चों को कोई भी एक्टिविटी असाइन करते हैं तो एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं। नेक्स्ट इज डिज़ाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन। हमेशा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सराउंडिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों की लर्निंग पे। तो अगर आपने बच्चे को कोई भी चीज़ सिखानी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उसका लर्निंग एनवायरनमेंट हो, लर्निंग सिचुएशन हो, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो कि जहाँ पे बच्चा एक्टिवली जिस चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा रहे हो और बच्चा सिर्फ सुन रहा है और एक पैसिव लर्नर की तरह एक्ट कर रहा है। नहीं, आपने हमेशा ट्राई करना है कि आप कोई भी एक्टिविटीज़ आप अपने जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो कोई एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ताकि बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट करे और उसकी जो लर्निंग है ना, या उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो पाए। नेक्स्ट इज टीचिंग अप्रोच।
टीचिंग अप्रोच वही, आपने हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, हमेशा ही कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है। इसमें क्या होगा, जब बच्चा सिंपल चीज़ें सीखेगा, जब उसके बेसिक क्लियर होंगे, तभी वो एडवांस चीज़ों को ले पाएगा। जब कंक्रीट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ें जो वो देख सकता है, टच कर सकता है, दैट इज कंक्रीट थिंग। जब बच्चे पहले क्या करते हैं, बच्चे देख कर सीखते हैं। जब बच्चों को ये चीज़ें करने आ जाए, तब बच्चे क्या कर पाते हैं, उनकी जो इमेजिनेशन पावर है तब बिल्डअप हो पाती है। तो आपने जब भी बच्चों को कोई भी चीज़ें सिखानी है, तो आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपने टीचिंग अप्रोच कोई भी लेनी है, यूज़ करनी है, तो हमेशा उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ले जाना है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन मतलब अगर आप बच्चों को कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हो, मान लो आपने बच्चों को कोई भी एक्टिविटी करने को दे दी, ठीक है। अब जब आपने बच्चों को कोई चीज़ करने को दे दी, तो बच्चों को मान लो कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कोई चीज़ बच्चों को समझ नहीं आ रही है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बच्चों को वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन क्लियरली समझा दें। जितनी बार भी वो आपके पास पूछने आए, आप वो चीज़ उसे इस तरह से समझा पाए ताकि उसको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज समराइज द मेन पॉइंट। जब भी आप रेमेडियल टीचिंग दे रहे हो, जब भी आप बच्चों को कोई भी चीज़ सिखा रहे हो, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि एट द एंड ऑफ योर सेशन आपने जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट करना है, या उन मेन पॉइंट को आपने ब्लैक बोर्ड में लिखना है, सो दैट कि बच्चों का मेन जो ध्यान है वो उन पर जा पाए और वो चीज़ों को लर्न कर पाए। नेक्स्ट इज लर्निंग, इन्हांस लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने रेमेडियल टीचिंग के टाइम कि अगर बच्चों के अंदर अगर बच्चे मोटिवेटेड ही नहीं हैं, अगर बच्चे किसी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो बच्चे किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है या जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई हो, क्योंकि अगर ये चीज़ हाई होगी तभी उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है या उनका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो पाएगा, इंक्रीज हो पाएगा, ठीक है, इन्हांस हो पाएगा। नेक्स्ट इज encourage pupil activities, active participation in classroom activities। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेमेडियल टीचिंग के टाइम आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो बच्चा है उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप बच्चे को कोई भी चीज़ सिखा रहे हो, तो आप कोई भी ऐसी गेम्स, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकते हो क्लासरूम में, जिसमें कि जो बच्चे हैं जिनका कॉन्फिडेंस कम है, जो बच्चे वीक है, वो भी उस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाए और उनकी जो लर्निंग है वो बेटर हो पाए और वो इन्हांस हो पाए। तो दैट वर दीज वर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। अब हमारा एक टॉपिक इसमें रहता है, दैट इज स्ट्रैटेजीज ऑफ रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैंने आपको इसीलिए इसके साथ लिया था कि अगर आपको ये प्रिंसिपल्स क्लियर है तो यही सेम पॉइंट कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे, दैट इज कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो रेमेडियल। आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा ना, कि आपके माइंड में अब ये क्लियर है चीज़ें कि अगर आप रेमेडियल टीचिंग दे रहे हो किसी बच्चे को, तो आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कि क्या क्या चीज़ें चाहते हो आप बच्चों के अंदर कि हाँ ये होनी चाहिए, ठीक है, और कैसे कैसे आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अब कैसे कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए हम बात करेंगे अब स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले करिकुलम को इस तरह से बिल्डअप करना है जो कि बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। सबसे पहले हमने तभी लिखा है करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7th क्लास का बच्चा है और आप उसको 10th क्लास की चीज़ें करवा रहे हो, ठीक है। अब बच्चा अगर कोई चीज़ नहीं ले पा रहा है, वो इसीलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो उसके लेवल से थोड़ा हाई है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि करिकुलम को हाई सेट नहीं करना है, बच्चों को हमेशा सिंपल चीज़ें सिखानी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिंपल चीज़ सिखाने, क्योंकि तब तो वो कभी नई नई चीज़ों को ले ही नहीं पाएगा। हमेशा करिकुलम को ऐसे बनाओ कि सो दैट कि वो बच्चों को प्रोग्रेसिव लर्निंग हो पाए, ठीक है। सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सर, कॉम्प्लेक्सर, कॉम्प्लेक्स, मतलब इस चीज़ से आगे वो बढ़ते ही जाए प्रोसेस, ठीक है। तो करिकुलम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की लर्निंग पे।
नेक्स्ट इज, जब भी बच्चों को पढ़ाना है तो आपने सपोर्टिंग मटेरियल को हमेशा यूज़ करना है, क्योंकि जो आपकी क्लास में गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं या फास्ट लर्नर होते हैं या ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो ईजिली उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर उतनी होती है या IQ लेवल उतना होता है कि वो आपकी चीज़ों को ईजिली समझ आते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपकी क्लास में जो नहीं समझ पाते हैं, जिनको हमने बोला था कि उनको रेमेडियल टीचिंग की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो रेमेडियल टीचिंग में आप उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोगे, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए होता है कि आप किसी भी सपोर्टिंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हो, कोई टिप्स आप ले जा सकते हो जिससे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। इसमें क्या करना है, इसमें आपने करना है कि अगर कोई बच्चा है, आपकी पूरी क्लास में बच्चों को कोई चीज़ समझ आ गई है, लेकिन किसी एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि उस बच्चे को बोल सकते हो कि अब वो आपसे बाद में आके मिल ले। तो क्या कर रहे हो, आप उसको इंडिविजुअली पढ़ा रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी उस बच्चे का जो डाउट है वो टाइमली क्लियर कर रहे हो और इंडिविजुअली क्लियर कर रहे हो। तो दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड स्कीम। रिवॉर्ड स्कीम में आएगा कि अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में, जिसको आपने जो पहले वीक लर्नर था, ठीक है, लेकिन आपने रेमेडियल टीचिंग के प्रोसेस के थ्रू आपने उसे कोई चीज़ सिखाई और उसने वो चीज़ लर्न कर दी, तो आप उस बच्चे को क्या करोगे, रिवॉर्ड दोगे। क्योंकि जब आप बच्चों को रिवॉर्ड देते हो तो कहीं ना कहीं उनका जो लेवल है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो उनकी परफॉर्मेंस में आपको दिखता जाएगा। नेक्स्ट इज होमवर्क पॉलिसी। होमवर्क पॉलिसीज में आप क्या कर सकते हो कि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट आपने दिन में करवाया वही कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप उन्हें कोई भी 1-2 क्वेश्चंस या कोई भी प्रॉब्लम्स दे सकते हो घर के लिए करने के लिए, सो दैट कि जो भी चीज़ें उन्होंने दिन में सीखी उसी कॉन्सेप्ट को एक वो घर में थोड़ा ब्रशअप कर ले, सो दैट कि उस टॉपिक के साथ वो जुड़े रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा वो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते रहेंगे उतना ज़्यादा उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट को लेके वो बढ़ती जाएगी और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होती जाएगी, इन्हांस होती जाएगी। नेक्स्ट इज पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि कोई जो बच्चे होते हैं, जैसे हमने बोला था कि रेमेडियल टीचिंग हम उन बच्चों को लेते हैं जो थोड़े वीक होते हैं। अब जनरली आपने देखा होगा कि जो हमारी क्लास में थोड़े वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी कमी होती है, तो हो ही सकता है कि वो टीचर से डरते हो। ठीक है, तो जनरली आप क्या कर सकते हो कि क्लासरूम में ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं। अगर कोई बच्चा आपसे डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं पूछ पा रहा है तो आप बच्चों को बोल सकते हो कि आप उन ब्राइट स्टूडेंट को बोल सकते हो कि आप उन वीक स्टूडेंट की क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, या किसी बच्चे को अगर ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जब अपने फ्रेंड से कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमें तो हो ही सकता है कि एक बार हम टीचर से पूछने चले भी जाए, ठीक है, कॉन्फिडेंस में आके चलो ठीक है पूछ लेते हैं, ठीक है, टीचर ने समझा भी लिया, लेकिन अगर हमें स्टिल वो चीज़ नहीं आती है या हमारी कोई क्वेरीज होती हैं तो हम टीचर से नहीं पूछ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो उस चीज़ को उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अगर वही प्रॉब्लम अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, है ना, जिस बच्चे को ऑलरेडी उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होता है, तो आप क्या कर पाते हो, ईजिली और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बच्चे को अपने फ्रेंड को बता सकते हो कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है और आपको ये चीज़ अभी भी समझ नहीं आई है, सो दैट कि इससे क्या होगा, जो आपका जो फ्रेंड है वो भी आपको अच्छे से समझा पाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। तो पीयर सपोर्ट प्रोग्राम इज वन ऑफ द गुड स्ट्रेटेजी फॉर रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये चीज़ मैंने आपको पहले प्रिंसिपल में भी क्लियर की थी कि बच्चे का बच्चा लर्न तभी कर सकता है। हम बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो दैट इज कि अगर आप, जैसे हम बोलते हैं कि फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप किसी कॉन्सेप्ट को गेन कर पाते हो। तो इन द सेम वे अगर आपका एनवायरनमेंट आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, ठीक है, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो बहुत ही ज़्यादा नॉइसी हो, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे टेंशन हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का माहौल हो,
ठीक है। तो आप वहाँ पे कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर सकते हो। तो रेमेडियल टीचिंग में जब भी आपने रेमेडियल टीचिंग किसी भी बच्चे को प्रोवाइड करनी है, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो एनवायरनमेंट है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बच्चों को ना उत्सुकता होनी चाहिए कि नहीं, मैं पढ़ने जाऊँगा, कि वो तो अच्छा, मतलब उसको वो क्लास इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं अब वो क्लास लगने वाली है, बहुत ही बोरिंग है या बहुत ही डरावनी क्लास है। कई स्ट्रिक्ट थोड़े कई बच्चे जैसे मान लो मैथ्स की क्लास उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, कईयों को बहुत बोरिंग लगती है, कईयों को बहुत डर लगता है मैथ्स से। तो ये नहीं रखना है आपने। क्लास को हमेशा आपने इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट बनाना है। क्लास का एनवायरनमेंट इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उतना ज़्यादा उनकी लर्निंग जो एबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो पाएगी। तो अगर लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज़ हो पाएगी तो उनकी परफॉर्मेंस में वो चीज़ दिखेगी। जब परफॉर्मेंस में वो चीज़ दिखेगी तो यही तो हमारा मेन मोटिव है रेमेडियल टीचिंग का, कि जो बच्चे हमारी क्लास में थोड़े लैग बिहाइंड कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट इज या इन्हांस करना है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अ जेनेरिक स्किल। डेवलपमेंट ऑफ अ जेनेरिक स्किल का मतलब होता है कि जब भी आप रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी सिखानी है। जैसे मान लो आप एग्जाम में जा रहे हो, बच्चे ने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, बच्चा पूरा पढ़ लेता है, याद कर लेता है, तो आपने बच्चे को बताना है कि आपने, अगर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो आपने टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि आप किस तरह से पर्टिकुलर सेक्शन में कितना टाइम दोगे, किस टॉपिक को आपने कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, किन किन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है, किन किन को नहीं हाईलाइट करना है। तो मेन पढ़ाई से रिलेटेड आप उन्हें एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवा सकते हो। जो जनरल जो चीज़ें हैं ना वो भी आप उन्हें क्या कर सकते हो, मतलब सिखा सकते हो। नेक्स्ट इज हैंडलिंग द प्यूपिल बिहेवियर प्रॉब्लम। हैंडलिंग द प्यूपिल बिहेवियर प्रॉब्लम मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई बच्चे जैसे मान लो मैथ्स में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी वो ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनके जो मतलब कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका आंसर तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एग्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो उस बिहेवियर को भी क्या करता है, उस बिहेवियर को भी कंट्रोल में रखना किसकी ड्यूटी हो जाती है, टीचर की ड्यूटी हो जाती है। कब, जब वो रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं, मतलब बच्चों को उन्होंने इसके कैपेबल बनाना है कि अगर उनके कोई सॉल्यूशन नहीं भी निकल रहे हैं तो भी उन्हें किस तरह से काम रहना है उस सिचुएशन में, और किस तरह से ट्राई करना है कि अगर इस मेथड से नहीं हो पा रहा है तो वो किस तरह से दूसरे मेथड पे स्विच करके उसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी हमारी रेमेडियल टीचिंग की। सो होप सो आपको ये क्लियर होगी कि रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या थी। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले बात की थी इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन क्या होती है, फिर हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी प्रिंसिपल्स की, देन हमने बात की थी प्रोसेस की, एंड नेक्स्ट हमने बात की थी रेमेडियल teaching की। So that's all for today. So if you like my video, so you can if you like my video and if you're liking my content, so you can subscribe my channel and also like this video as well. Thank you and have a nice day.